हाय गाइस, टैक्स का पेपर देने के बाद अब एटलीस्ट सीए इंटर आईपीसीसी के बच्चे थोड़ा सा राहत फील कर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे चलो यार ग्रुप 1 तो खत्म। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये स्टार्टिंग से सोच के बैठे थे कि हमें ग्रुप 2 तो देना ही नहीं है, हमें तो ग्रुप 2 बाद में देना है, मतलब जैन 21 जैन फेब साइकिल में देना है या फिर मई में देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो पेपर अब स्टार्ट होंगे जिन्होंने ग्रुप 2 उन्होंने अभी अटेम्प्ट का उनका बाकी था और ग्रुप 1 तो पहले से ही हो चुका था। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका पहला पेपर एडवांस अकाउंट्स होगा। ये वीडियो में मैं आपको एक गाइडेंस देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने एडवांस अकाउंट्स के पेपर को कवर कर सकते हो नवंबर 20 एग्जाम के लिए। किस तरीके से आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन प्लान करने के लिए। देखो, सीधी सच्ची बात बताऊं तो हर बच्चे ने ये तो प्लान करके रखा होगा कि मुझे पूरे सिलेबस को 2 दिन की छुट्टी में कैसे कवर करना है। 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी को कैसे यूटिलाइज करना है, सबने अपना अपना प्लान करके रखा होगा। पर हाँ, मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं जो कि पिछले बहुत टाइम से देखा गया है कि जब भी किसी पेपर में 2 दिन की छुट्टी होती है तो आमतौर पर बच्चा जो पहला दिन जो उसका होता है, पहला छुट्टी वाला दिन होता है या छुट्टी से भी पहले का जो जैसे टैक्स का पेपर आप देके आ गए, अब उस दिन शाम का जो टाइम रहता है और अगला दिन रहता है मतलब पहली छुट्टी, वो जनरली आमतौर पर बहुत सारे बच्चे अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते और फिर आखिरी वाली छुट्टी के दिन बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अरे यार काश मैं अच्छे से पहले से ही कवर कर लेता, 2 दिन की छुट्टियों का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाता। बेटा देखो, कंसीडरिंग दीज 2 डेज छुट्टियां, आप ये अज्यूम कर सकते हो, आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि 2 दिन की छुट्टी है तो एडवांस अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता है, थोड़ा सा लेंदी आ सकता है, इवन थोड़ा सा टफ आ सकता है क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ ये गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आप मेरी बातों को सुनकर आने वाले 10 से 15 मिनट में मेरी बातों को सुनकर आप अपने 2 दिन अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब मैं ऑप्ट आउट करूं कि नहीं करूं, क्योंकि ग्रुप 1 तो मेरा हो गया, ग्रुप 2 को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में ये होगा कि मैं ऑप्ट आउट करूं कि नहीं करूं। बच्चों, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि देखो, तुम अपने आप को कभी झूठ नहीं बोल सकते, अपने मन से हम कभी झूठ नहीं बोल सकते। अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि नहीं भाई तेरे बिल्कुल बस की नहीं है, तूने तो पढ़ाई ही नहीं की, तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ, टेक द बेनिफिट ऑफ ऑप्ट आउट, आप ऑप्ट आउट का एडवांटेज उठा सकते हो। बट अगर आपका मन ये कह रहा है कि 40-50% तो मेरी पढ़ाई हुई है और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो बच्चों मैं आपको ये बोलूंगा कि आप प्लीज ऑप्ट आउट मत करिए, आप आगे बढ़िए, आप रिस्क लीजिए और कॉन्फिडेंट होके अपने एग्जाम दीजिए। क्या पता शायद कुछ अच्छा जैकपॉट लग जाए। वो सुना होगा ना, रिस्क है तो इश्क है। तो वैसा ही वाला सिस्टम है कि अगर आपकी प्लानिंग, अगर आपका पढ़ाई 40-50% भी हो चुका है तो प्लीज ऑप्ट आउट मत करिए। एटलीस्ट एडवांस अकाउंट्स तो पहला तो पेपर देके आओ, बाद में सोचना कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। अब हम इस वीडियो के जरिए ये समझने वाले हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन पॉइंट्स को आप अगर ध्यान में रखेंगे पढ़ाई करते वक्त इन 2 दिनों में, तो आप एग्जामिनेशन आसानी से गेन कर सकते हो। यस, आई एम सेइंग करेक्टली कि आपका एग्जामिनेशन आराम से आ सकता है। बहुत सारे बच्चे जो 80+ टारगेट करके बैठे हैं वो शायद क्या पता 90+ आ जाए। बहुत सारे बच्चे जो 90 के आसपास टारगेट कर रहे हैं तो क्या पता शायद बहुत अच्छे से उनका वो 90 का टारगेट अच्छे से फुलफिल हो जाए। तो आइए हम इस वीडियो के सहारे ये डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले 7 से 8, जिससे शायद आपको फायदा हो जाए। चलिए, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? थ्योरी और केस स्टडी बेस्ड एएस कवर देम प्रॉपरली। हम आमतौर पर एक गलती करते हैं, जितने भी हमारे जो थ्योरी बेस्ड एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अच्छा आईपीसीसी और इंटर दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये हमारे जितने भी थ्योरी बेस्ड एएस हैं जैसे AS4, AS5, AS9, AS18, 24, 29, इसमें जो 24 और 18 है वो आईपीसीसी वालों के लिए नहीं है और 9 भी शायद ग्रुप 2 में उनके नहीं है। हम क्या करते हैं, थ्योरी बेस्ड एएस को ना लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है, अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आ गया, अगर क्या, मैं आपको बता देता हूं, ऑन एन एवरेज 8 to 10 मार्क्स कवर करते हैं ये थ्योरी बेस्ड एएस।
अगर उनमें से आता है तो हम उनका आंसर प्रॉपरली लिख नहीं पाते, हमें तो ये तक पता नहीं रहता कि हमें कैसे आंसर लिखना है। मैं आपको बता दूं, आपको ये सारे के सारे थ्योरी बेस्ड एएस को बहुत अच्छे से करके जाना है, और जहां से आपको इसके क्वेश्चंस मिले, आईसीआई का मटेरियल, मेरा अगर बुक रखा है, इसके अलावा आरटीपी रखा है, एमटीपी रखा है, मतलब मैं बोलूंगा कि इन थ्योरी बेस्ड एएस में आप सिलेक्टिव स्टडी मत करना, सिलेक्टिव क्वेश्चंस को मत देख के जाना। मैं बोलूंगा जो प्रैक्टिकल बेस्ड एएस है उसमें भले सिलेक्टिव क्वेश्चंस देख के जाना, एक दो, पर इन सारे एएस में आप सिलेक्टिव स्टडी मत करना, आप सारे क्वेश्चंस करके जाना, क्योंकि आपके पास 2 दिन है। याद रखिएगा, आपके पास 2 दिन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सारे क्वेश्चंस करके जाना। आप लोगों को बस ये समझना है कि मुझे अपना आंसर फ्रेम कैसे करना है। आपको क्या करना है, आपको इन थ्योरी बेस्ड एएस में या जो केस स्टडी बेस्ड एएस होते हैं, आमतौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे वो मोस्ट प्रोबेबली वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, अनटिल अनलेस अगर जैसे मान लीजिए एएस 24 है तो वो फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता है। तो आपको मिनिमम अपना रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एएस पहले लिखना है, थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस दिखाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपनी लैंग्वेज में 1-2 लाइन का एनालिसिस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस दिखाना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन दिखाना है कि भैया ये ऐसा ऐसा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा समझाता हूं कि कंक्लूजन डालते वक्त अगर आप श्योर नहीं हो कि यार ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, मैं क्या आंसर लिख के आऊं, तो आप ऑल्टरनेटिवली वाला आंसर भी लिख के आ सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है, ऑल्टरनेटिवली इन दैट केस ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ आंसर्स में हो सकता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि थ्योरी बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड एएस को हम कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है ना, हम बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम समझते हैं यार ये तो छोड़ो यार कौन करेगा। एक्चुअली मैं बताऊं, हम ना डरते हैं इन एएस से, इन एएस के आंसर्स लिखने से। तो मैं बोलूंगा कि सभी क्वेश्चंस करके जाना, क्योंकि आपके पास समय है, ठीक है। दूसरी बात, सर एएस को छोड़कर कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्या, कहीं से थ्योरी आ सकती है क्या? मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी थ्योरी आ सकती है एएस को छोड़कर, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगी, और कभी कभार तो नहीं भी आती है। अगर कभी हम छोड़ के भी जाएं, कुछ भी नहीं करके आए, तो भी हम वहां पर अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो हमसे हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी आती है। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि थ्योरी कौन कौन से चैप्टर्स से पूछी जा सकती है। पहला चैप्टर है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जैसे गार्नर वर्सेस मोरे हो गया, एलएलपी के रिगार्डिंग जितना भी कंटेंट हो गया, या पार्टनरशिप एलएलपी का डिफरेंस हो गया, ये कर लेना, एक बार पढ़ लेना, और वो भी आखिरी दिन में पढ़ना, क्योंकि इतनी जल्दी रिटेन आप इतना ज्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे। इसको आप लास्ट डे, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है, एग्जाम वाले दिन आप इसको करके जाना। लिक्विडेशन से थोड़ी बहुत थ्योरी पूछने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की डेफिनेशन पूछ ली, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की डेफिनेशन पूछ ली, तो उसको भी थोड़ा बहुत आप एक बार करके जाना। एनबीएफसी, यस, एनबीएफसी एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से थ्योरी बन सकती है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड एनबीएफसी, पहला। दूसरा, नेट ओन्ड फंड्स। नेट ओन्ड फंड्स में क्या क्या आता है उसको डिस्क्राइब करिए, वो हो सकता है पूछ ले। उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट्स, एनबीएफसी के जो इन्वेस्टमेंट्स का जो वैल्यूएशन होता है, और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमें इनकम आती है, उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होगा। तो एनबीएफसी के इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये सब आपको ना आईसीआई के मॉड्यूल में मिल जाएगा, आपको थ्योरी कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एनपीए का रिकॉग्निशन नॉर्म्स, आप वो भी पढ़ लीजिएगा एनबीएफसी का। इसके अलावा बैंकिंग में भी आप एनपीए वगैरह की डेफिनेशन, एनपीए में कौन कौन सी चीजों का कब एनपीए मान सकते हैं, जैसे बैंक ओडीसीसी कब मान सकते हैं, बिल्स वगैरह कब मान सकते हैं, लोन्स, टर्म लोन्स वगैरह एनपीए कब मान सकते हैं, ये जरूर करके जाना। अच्छा, ये कब करेंगे आप? ये आप एग्जाम वाले डे पे करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ इस थ्योरी के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा निकालना है। 1 to 1.5 hours is sufficient on the day of the exam for these kind of theory। अगर आप टाइम नहीं भी निकाल पाते हो, वैसे तो निकालना चाहिए, अगर आप टाइम नहीं भी निकाल पाते तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्वेश्चंस लाइक कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जैसे बैंकिंग वाले चैप्टर में है, एनबीएफसी वाले चैप्टर में है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट जो लिक्विडेशन वाले चैप्टर में है, जो आज तक नहीं आया, पर क्या पता इस बार आ जाए, बदला लेने इंस्टीट्यूट आपसे, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूट की वैसे ही बहुत बजाई थी,
ठीक है। तीसरा नेट ओन्ड फंड्स। नेट ओन्ड फंड्स जो एनपीए में है, सॉरी एनबीएफसी में है और इस बार के एमटीपी में भी पूछा गया था। तो ये इस टाइप के जो बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आज तक शायद नहीं आए हैं या जिनको हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जरूर एक बार देख के जाना। भले आपको रटना पड़े, रट के जरूर जाना, पर जरूर देख के जाना, शायद क्या पता आपको सरप्राइज दे सकते हैं। मैं सरप्राइजिंगली कम, तो ये याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आपके मेजर पॉइंट की। बहुत सारे बच्चे शेड्यूल 3 को पढ़ के नहीं जाते। अच्छा, थ्योरी में मैं शेड्यूल 3 लिखना भूल गया। थ्योरी में शेड्यूल 3 भी आ सकता है। थ्योरी में शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, जैसे करंट एसेट करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन हो गई, या फिर वो आपको कोई केस दे देगा, वो बोलेगा बताइए इसमें करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, मॉनिटरी आइटम्स क्या है, नॉन मॉनिटरी आइटम्स क्या है, ये जरूर देख के जाना। शेड्यूल 3 बेस्ड बैलेंस शीट P&L के क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं हमारे एग्जाम में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है वो शेड्यूल 3 बेस्ड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग नहीं होता, आप वो नॉर्मल टी शेप बैलेंस शीट में बना सकते हो। हमारे क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस शेड्यूल 3 बेस्ड आ सकते हैं। मैंने बोला मैक्सिमम, जरूरी नहीं कि हर बार 3 आए। अमेलगमेशन, डेफिनेटली अगर अमेलगमेशन का क्वेश्चन आया तो आपको 99% केसेस है कि वहां पर आपको वो बैलेंस शीट बोलेगा ही बोलेगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 50% चांस है कि हो सकता है अमेलगमेशन की जगह इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछ लिया, पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में वो जनरली आपसे जर्नल एंट्रीज पूछता है। पर हो सकता है अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में वो आपको बोले कि अब बैलेंस शीट भी बनाइए फिर से। इसके अलावा बायबैक का क्वेश्चन विथ बैलेंस शीट भी आ सकता है, विदाउट बैलेंस शीट भी आ सकता है। अगर उन्होंने ज्यादा बड़ा क्वेश्चन दिया, लाइक 8 से 10 मार्क्स का, एवरेज 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन दिया, तो हो सकता है उसमें आपको वो बैलेंस शीट बनाने को बोले। 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं बोलेगा। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आमतौर पर देखा गया कि कभी कभार वो कंसोलिडेट P&L बोल देता है, कभी कभार वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट बोल देता है, कभी कभार तो साला कंसोलिडेट बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन आ जाता है 6-8 मार्क्स का। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि कंसोलिडेशन में भी बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो मैक्सिमम 3 ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आपकी शेड्यूल 3 बेस्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अच्छे से याद करके जाना शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, आपको बाद में पछतावा हो सकता है, आपको अच्छे से करके जाना है। यहां पर बच्चे बोलेंगे कि सर नोट्स भी हमें अकॉर्डिंगली बनाने पड़ेंगे कि हम सारे आइटम्स को शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट में अंदर दिखाएं। अगर आप नोट्स भी अलग से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। हाउ टू कवर एएस। सर एएस को हमें कहां से कवर करना है, कहां से हम कवर कर सकते हैं। अगर देखिए बच्चों, आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आपने मेरा फास्ट ट्रैक बैच लिया था, रेगुलर बैच लिया था, या अगर आपने मेरा ट्रम्प बुक अलग से परचेज किया था, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे ट्रम्प से कॉन्सेप्ट्स तो मेरे ट्रम्प से कर लो, उसके बाहर से जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस ट्रम्प में तो मैंने सिर्फ एग्जाम लेवल क्वेश्चंस देखे रखे हैं, पर जैसा मैंने आपको ऊपर बोला था कि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लिए जरूर आप आईसीआई का मटेरियल जरूर रेफर करो, स्पेशली थ्योरी बेस्ड है इसमें। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा ट्रम्प खरीदा नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आईसीआई का मॉड्यूल भी अगर आपके पास है, आप वहां से भी अगर करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपके पास जो भी टीचर का बुक है आप कर लो। बट मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि थ्योरी बेस्ड एएस और केस स्टडी बेस्ड एएस के लिए आप आईसीआई का सारा मटेरियल खोल देना, सारे क्वेश्चन कर लेना, यहां पर सिलेक्टिव क्वेश्चंस मत करना, सारे करना। हाँ जी, अब मेरी बात को समझिए। 2 दिन है आपके पास, इन 2 दिनों में आपको किस तरीके से करना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। आप ऑब्वियसली ये वीडियो उस टाइम पर देख रहे हो जब आपका इनकम टैक्स का पेपर हो चुका है। जो बच्चे बहुत दिन से एडवांस अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका ग्रुप 1 था ही नहीं, उनकी तो बात ही अलग है, वो तो अपने स्टडी ऑलरेडी प्लान करके अपने हिसाब से चल रहे होंगे। बट स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका टैक्स का पेपर देके आए हैं, मैं आपको पहले से ही बता दूं, आज अगर आप टैक्स का पेपर देके आए हो, आज ही आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो जो छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं, जैसे बायबैक हो जाता है, जैसे ईसॉप हो जाता है, जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, आप उनको आज निपटा लो, कवर कर लो, ताकि आपको बाद में उनके ऊपर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। उसके बाद आप एक बात को समझो कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन आना ही आना है, अमेलगमेशन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आना ही आना है, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आना ही आना है, और एएस भी आने ही आने हैं 25 मार्क्स के। आप जानते हो ये चारों चीजें मिलाकर आपका 65 से 70% पेपर, 65 से 70 मार्क्स का पेपर, परसेंट चलो छोड़ो क्योंकि पेपर जो आता है वो 120 मार्क्स का आता है, मतलब 65 से 70 मार्क्स का पेपर आपके ये 4 टॉपिक कवर करते हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। तो आपको समझो कि आपको ये जो 2 दिन यूटिलाइज करने हैं, आपको इन चारों को बहुत अच्छे से करके आना है।
कवर देम वाइजली विद गुड प्रैक्टिस। ये मैटर नहीं करता कि आप एग्जाम में जाके कौन सा ऑप्शन में छोड़ोगे, वो तो बात की बात है ना, वो तो हम उस 15 मिनट में डिसाइड करेंगे, वो तो हम वो 3 घंटे में देखेंगे कि हमें कंसोलिडेशन को छोड़ना है, कि हमें अमेलगमेशन को छोड़ना है, कि पार्टनरशिप को छोड़ना है, या फिर कोई और ही क्वेश्चन हमें छोड़ना है। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये 4 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। कम से कम हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाना, क्योंकि ये 65 से 70 मार्क्स आपका एग्जामिशन आराम से लेके आ जाएंगे। तो ये एग्जामिशन के लिए बहुत जरूरी है। इन चारों के बिना आपकी एग्जामिशन बहुत मुश्किल है, ठीक है। हाँ, जो लास्ट 7th वाला क्वेश्चन होता है, आप अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत, जो लास्ट 7th वाला क्वेश्चन होता है उसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 या 4-5 क्वेश्चन आते हैं। होता क्या है, वो उसमें ना ट्रिकी क्वेश्चन उसी में कहीं पर छुपा होता है। मेरा जो पिछला एक जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कहीं ना कहीं उसी में आपका कोई ना कोई ट्रिकी क्वेश्चन छुपा रहता है। ऑन द फेस वेरी फर्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं तो हमें लगता है हाँ हो जाएगा। फिर हम 15 मिनट में डिसाइड करते हैं, उस स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं हम डिसाइड करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं करूंगा। पर जब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं तो हमें लगता है यार ये वाला जो सी वाला क्वेश्चन है या डी वाला क्वेश्चन है, यार ये तो अजीब है यार, पता नहीं क्या होगा। तो याद रखना कि स्टार्टिंग के 15 मिनट में उस क्वेश्चन को थॉरोली देख लेना कि आपको क्या करना है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में आप वो जो कंपलसरी वाला जो क्वेश्चन है ना उसको बिल्कुल मत देखना, क्योंकि कंपलसरी है, कंपलसरी में तो आपको वो करना ही करना है। तो आप जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको एक बार जरूर देख लेना कि वो छोड़ना है कि वो करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट बात कि सर मैं आपके मतलब मैं कुछ लास्ट डे रिविजन्स वगैरह कहां से कवर करूं, कैसे कवर करूं, आपके कुछ वीडियोस है क्या? तो यस, बहुत सारे वीडियोस YouTube पे डले हुए हैं, रिवीजन वीडियोस डले हुए हैं, मैराथन वीडियोस डले हुए हैं, चार्ट रिवीजन वीडियोस डले हुए हैं, सब कुछ डला हुआ है जिसकी मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूं, सामने देखिए, इस चैनल पे आपको दिख जाएगा इतने सारे वीडियोस हैं, जिसमें से ये पीछे चला गया, जिसमें से ये जो है आप अगर देखेंगे ये इतने सारे वीडियोस, इसमें अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, स्टार्टिंग में अकाउंटिंग के दिखेंगे, फिर नीचे एडवांस अकाउंट्स के सारे वीडियोस डले, चाहे चार्ट रिवीजन्स हो, चाहे मैराथन हो, चाहे पार्टनरशिप का सेपरेट मैराथन हो, चाहे कंसोलिडेशन का चार्ट रिवीजन्स हो, मतलब आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ आपको इस पूरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इस पूरे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। अगर आप मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हो रिगार्डिंग दिस, अगर आपका पेपर है, अगर आप मुझसे डाउट पूछना चाहते हो तो बिल्कुल, योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं चाहे आप मेरे स्टूडेंट नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, 7887788705। सो आप मुझे व्हाट्सएप करके डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना जल्दी होगा कि आपको रिप्लाई करूं। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आपने अगर ये वीडियो देखा है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करना। और एग्जाम में मैं फिर से लास्ट बार बोल दूं, 2 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जाम हो सकता है एडवांस अकाउंट्स का पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई है। ये बात भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो सेकंड ग्रुप होता है, सेकंड ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपका एडवांस अकाउंट्स का। आपको पास करवाने के लिए, आपको पूरा ग्रुप निकलवाने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एडवांस अकाउंट्स इकलौता ऐसा पेपर है जो 100% प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर होता है। इवन एफएमई को भी प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर 100% नहीं होता, शायद 50-60% होता है। और प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम अच्छे खासे मार्क्स कवर करके अपनी ग्रुप 2 को संभाल सकते हैं, ग्रुप 2 में पूरा नैया पार कर सकते हैं। सो 2 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना, और ऑप्ट आउट अभी तो मत करो, एटलीस्ट एडवांस अकाउंट्स का पेपर देने के बाद ही सोचना कि ऑप्ट आउट करना है कि नहीं। ठीक है बेटा, चलो अभी के लिए इतना ही। आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस। भगवान करे आपके सारे पेपर अच्छे जाएं और आप जल्दी से जल्दी पास हो जाएं, अच्छे नंबर से पास हो, ताकि आप अपने घर वालों को प्राउड फील करवा सको। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।